की झोपड़पट्टी, जेएनयू, कैलिफोर्निया, चांसलर फेलोशिप, अमेरिका और हिंदी साहित्य। मैं ऐसे समाज में पैदा हुई जहां भुखमरी, हिंसा, अपराध, गरीबी और व्यवस्था का अत्याचार हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा था। हमें कीड़े मकोड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता था। ऐसे समाज में मेरी उम्मीद थे मेरे माता पिता और मेरी पढ़ाई। मेरे पिताजी मुंबई के सिग्नल्स पर खड़े होकर फूल बेचते थे। जब हम सब भाई बहन त्योहारों पर पापा के साथ सड़क के किनारे बैठकर फूल बेचते थे, तब हम भी गाड़ी वालों के पीछे फूल लेकर दौड़ते थे। पापा उस समय हमें समझाते थे कि हमारी पढ़ाई ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जीवन खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करने और भोजन की व्यवस्था करने में बीत जाएगा। हम इस देश और समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे और उनकी तरह अनपढ़ रहकर समाज में अपमानित होते रहेंगे। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अभी जो मैं पढ़ रही थी वो एक फेसबुक पोस्ट का हिस्सा है। फेसबुक पोस्ट जो कि सरिता माली ने लिखा है। सरिता माली जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। सरिता जी, ऑर्डिनरी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता बेसिकली जौनपुर की रहने वाली हैं, पर इनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ है। जैसा कि इन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि मुंबई के स्लम एरिया में इनका पालन पोषण हुआ है और वहाँ के मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर इन्होंने मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी, अभी मास्टर्स एमफिल जेएनयू से किया और पीएचडी में पीएचडी अभी भी इनकी जारी है। अब सरिता जी आगे की पढ़ाई कैलिफोर्निया से करेंगी। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो पहले हम आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी फेलोशिप है। ये फेलोशिप जो है ये चांसलर फेलोशिप है। जब मैं अप्लाई कर रही थी तो उसके पहले मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई फेलोशिप भी है। क्योंकि यूएस का जो सिस्टम है वो अलग होता है। वो आपके एप्लीकेशन के बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी फेलोशिप देनी है, कितना आपको फंडिंग देना है। तो जनवरी के अंत तक मुझे मेल आया था यूनिवर्सिटी से। जिस प्रोफ़ेसर का प्रेफ़रेंस मैंने डाला था, जिनके साथ मुझे काम करना था, उन्होंने मुझे मेल किया था। वो मेरे काम में इंटरेस्टेड थे और लगभग 2 महीने बाद मुझे कॉल लेटर आया। तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी जो अब तक सहभागिता रही है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरिट बेस्ड फेलोशिप है ये। उसके लिए हम आपको अपनी एस्टीम्ड फेलोशिप जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे इस फेलोशिप के बारे में पता चला कि ये मेरिट बेस और एकेडमिक्स, टोटली एकेडमिक्स से रिलेटेड ये फेलोशिप है। आपके पोस्ट में भी लिखा था जैसे कि वो पोस्ट जो है वो उसके भीतर का उसकी जो विषय वस्तु है उसके वजह से तो वो थोड़ा उसका वायरल हुआ ही, पर उसका जो शीर्षक है वो इतना कैची है कि शीर्षक है उसका कि मुंबई के झोपड़पट्टी से कैलिफोर्निया तक। तो ये पहले तो आप ये पूरा ये सफर बताइए कि ये क्या सफर रहा, शुरू से शुरुआत कीजिए। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, पता नहीं मैं इस बात को किस हद तक लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन भारत जैसे देश में जितने तरह के शोषण होते हैं उसमें कुछ तरह के शोषण मैंने खुद झेले हैं। अधिकतर अपने आसपास के समाज में वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सफ़र जो था मुश्किल था। आशा थी, निराशा थी, उम्मीदों का टूटना था, फिर से खड़े होना था, रोना था, हंसना था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब मैंने आंखें खोली तो अपने आसपास केवल गंदी बस्ती, नाला, अशिक्षा, नशा, अपराध, यही सब चीज़ें देखी। मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो उस समय कुछ मेरे लिए इंस्पिरेशन बन पाए। तो शुरू से ही भीतर चीज़ें ये थी कि अपना इंस्पिरेशन खुद बनना है। पिताजी ने भी यही चीज़ बोली, पढ़ो, खुद पढ़ो, आपको कोई बाहर से सिखाने नहीं आएगा। मेरे पिताजी पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। तो मैं मुंबई की ऐसी बस्ती में पैदा हुई जहाँ पे हर तरह के अपराध, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, नशा, हर चीज़। कभी सुनने में आता था कि घर से 1 किलोमीटर किसी की जली हुई लाश बरामद हुई है। आपराधिक तरह की गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था वह स्लम एरिया। कई बार पुलिस के छापे पड़ते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी।
लेकिन मैं आज भी आश्चर्यचकित होती हूँ कि मेरे माता पिता ने उस 10 बाई 12 के कमरे में कैसे इन सब चीज़ों से हमें बचाया। अ, कितने लोग रहते थे आप लोग उस 10 बाई हम 12 के कमरे में? 4 भाई-बहन हैं, अच्छा। माता-पिता और हम 4 और भाई। सब 6 लोग मतलब एक उतने बड़े कमरे में रहते थे? बड़े, हाँ, कह सकते हैं आप 6 लोग। कभी-कभी कमी पड़ जाती थी तो पिताजी बाहर भी सो जाते थे। ऐसा भी होता था, घर के बाहर जगह होती थी। गर्मी में अक्सर ऐसा होता था। तो उस छोटे से कमरे में ही जब मैं जेएनयू की तैयारी कर रही थी, मुझे याद है मैं पूरा दिन पढ़ती थी। तो लाइब्रेरी की जब टाइमिंग ख़त्म हो जाती थी तो मैं रात में सबके सोने का इंतज़ार करती थी। और उस छोटे से कमरे में जब मैं सब सो जाते थे तो मैं घर का एक कोना पकड़ के अपनी एंट्रेंस की किताबें पलटा करती थी। बीए वहाँ से करने के बाद जेएनयू का रास्ता कैसे दिखा? साहित्य से मेरा शुरू से लगाव रहा है। मैं थी उस समय 11वीं क्लास में, मुझे याद है। मेरे बड़े मामा जी के बड़े बेटे थे, वो उस समय जेएनयू में तैयारी कर रहे थे। तो जब उन्होंने मैं 10वीं के बाद महाराष्ट्र में अक्सर जूनियर कॉलेज कहा जाता था, तो मैं शुरू से ही मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी। तो जब मैं 12वीं क्लास में थी तो भैया को मैंने दिखाया जाके कि भैया देखिए ये मेरे सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे हिंदी बहुत पसंद है। तो मुन्नू भैया ने मम्मी से कहा कि बुआ आप इसे जेएनयू भेजिए। जेएनयू में जो जाता है वो कुछ ना कुछ बन के ही आता है। ये बात है 2011 की। आप यकीन नहीं करेंगी, उस एक लाइन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं कई दिनों तक ये समझती थी जेएनयू एक कॉलेज है जी, मैं सबको कहती थी मैं जेएनयू जाऊँगी, मैं जेएनयू जाऊँगी। 12वीं क्लास में भैया ने जो बात कही थी, आज वो मेरी ज़िंदगी में एक मील का पत्थर साबित हुई है और आज भी मैं उन्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने वो चीज़ मुझे बताई। उस ऐसे संस्थान के बारे में बताया जो हर समाज के बच्चों का सपना पूरा करने का एक मुद्दा रखता है। सबके लिए जगह है यहाँ पे। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। बीए मैंने हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से पढ़ाई की। अंग्रेजी माध्यम में मेरी पढ़ाई हुई बीए में पूरी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। ओबीसी की आखिरी सीट पर एमए में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ और मैंने बहुत हक़ से हिंदी पढ़ी। हिंदी मेरा पैशन, जुनून, हर तरह से मुझे प्यार था हिंदी साहित्य से। तो यही मेरा शौक़ था। काफ़ी लोगों ने बोला भी कि हिंदी पढ़ के क्या करोगे? हिंदी जैसे विषय में क्या है? मैंने कहा कुछ तो है इस विषय में जो मुझे हमेशा आकर्षित करता है। तो मैंने अपने रास्ता तलाशा इस तरह से। अभी माँ-बाप, परिवार ये सब कहाँ वहीं मुंबई में रहते हैं? कोरोना के कारण 1 डेढ़ साल से पापा का काम बंद था, तो फ़िलहाल अभी सब गाँव में हैं, जौनपुर में हैं। तो अभी सब जौनपुर में ही हैं। तो सरिता स्ट्रगल के क्या लेयर थे? मतलब जैसे कि आपने अपने पोस्ट में भी लिखा कि वो एक तरह का क्लास स्ट्रगल भी था और बाकी चीज़ें भी बहुत, हालाँकि वो बहुत एक स्पष्ट नहीं वहाँ पे बात खुल पाई है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि बचपन से किस तरह का एक फाइनेंशियल स्ट्रगल तो हम समझ रहे हैं और किस-किस तरह के स्ट्रगल्स थे जिनको कि आप पार करके यहाँ तक पहुँच पाई हैं? मतलब वो जो अपमान, वो पीड़ा है, वो मैं आज भी याद करती हूँ तो मतलब किस तरह का कोई एक वैसा किस्सा हो? किस्सा, एक बात मुझे याद है। मेरे पिताजी, उनका 4 दिन से उनके कानों में दर्द हो रहा था, तो मम्मी पूछ रही थी क्या हो गया है, क्या हो गया है? 4 दिन तक उन्होंने बताया नहीं। मेरे सामने की बात है, लगभग रात की बात होगी, खाने के बाद का समय है, तो मम्मी ने पूछा, तो पापा ने धीरे से बताया कि मैं बिल्डिंग के पास माला फूल के लिए पत्तियाँ तोड़ने गया था। अशोक की जो पत्तियाँ होती हैं, तो वॉचमैन ने देख लिया और फिर उसने मुझे उतारा और 2 थप्पड़ मुझे मारा। तो आप सोच सकते हैं कि आप स्कूल में हैं और एक किस तरह की चीज़ें हैं वो, कि एक आप सिर्फ गरीब हो, आप एक ऐसी बस्ती से हो जो बदनाम है। तो शोषण के ये बहुत सारे आयाम हैं कि आप अपमानित होते हो। 10-10 रुपए बचाने के लिए कई दफ़ा ऐसे होता था कि हम अपनी मम्मी से 10 रुपए माँगने के लिए भी हम सोचा करते थे कि हम ये पैसे माँगे या ना माँगे, उनके पास होंगे या नहीं होंगे।
तो ये सारी चीज़ें थी। आर्थिक स्ट्रगल के अलावा एक स्त्री होने के नाते भी बहुत सारा आपको संघर्ष करना होता है। वही मेरा अगला सवाल था कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब एक स्त्री आगे बढ़ती है सफलता की तरफ या कुछ अचीव करती है, तो उसे उसके टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना? खास तौर पे जैसा कि जिस तरह का स्ट्रगल आपने बताया है, वैसे केसेस में ये चीज़ और प्रोमिनेंट हो जाती है। तो बतौर स्त्री आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? बहुत, ये तो मैं कहूँगी कि ये संघर्ष जो है वो पूरी तरह से दुगना हो जाता है। मैं शुरू से ही विद्रोही रही हूँ। मैं ये बात कहूँगी कि विद्रोह मेरे खून में ही था। मुझे पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, चीज़ों को जस का तस स्वीकार मैं नहीं करती, जब तक मैं उस चीज़ से कन्विंस ना हो जाऊँ। इसीलिए कई दफ़ा मेरी मम्मी से मेरी बनती नहीं थी, क्योंकि उनका एक कहना था कि आप लड़की हो। उनकी भी गलती नहीं है, वो भी उसी समाज से आती हैं, उस परिवेश में पली बड़ी हैं। कंडीशनिंग हाँ, रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरी माँ पहली इंसान है जिन्होंने घर में विद्रोह किया कि नहीं, मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी। मेरे पापा के जो और भाई हैं, उनको किसी को भी बेटियाँ नहीं हैं। तो हमारे पैदा होने से ही, जब मैं पैदा हुई, तो समाज में आसपास के रिश्तेदार की मेरे पिताजी का नाम राम सूरत है, सूरत कहते हैं साहब की, सूरत को दूसरी बेटी हो गई, बताओ ये फूल बेचता है, कैसे परवरिश होगी, क्या होगी। और उसमें से अगर आपका रंग काला हो तो ये संघर्ष और दुगना हो जाता है। आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आपका रंग ऐसा है, आपको अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीतना है। आपकी अपनी चॉइसेस नहीं हो सकती, आपकी अपनी पसंद नापसंद नहीं हो सकती है, आपके अपने तौर तरीके नहीं हो सकते हैं। और मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ शुरू से ही, मुझे लगता था कि क्या मेरा रंग काला है इसलिए मुझे ये पसंद करने का अधिकार नहीं है, मुझे खुल के हंसने का अधिकार नहीं है। और लोगों का कहना था कि देखो, तुम ऐसी हो, तुम समाज के हिसाब से सुंदर नहीं हो, तो तुम्हें अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना है। और उस चीज़ में मैं फिट नहीं बैठती थी। मुझे चीज़ें नहीं पसंद हैं, मुझे बिल्कुल, मैं नकार देती हूँ। अगला इंसान क्या समझेगा, क्या सोचेगा, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। अपने कैलिफोर्निया जाने की यात्रा के बारे में बताइए। मतलब आप किस विभाग में जा रही हैं? वहाँ आप क्या पढ़ने वाली हैं? एक उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अ, ये एक डेस्टिनी है। मैं आपको सच कहूँ तो मैं उस तरह की इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। अमेरिकन ड्रीम मुझे कभी आकर्षित नहीं करता था। मैं तो कभी सोच भी नहीं मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ कि भाई अब बहुत हो गया इस देश में, एनआरआई बनेंगे, बाहर जाएँगे, सेटल हो जाएँगे, वापस नहीं आएँगे? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से, पता नहीं, ज़िंदगी को कुछ अलग तरीके से ही देखती हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है, अगर मेरा मन उसमें लग गया तो मैं करूँगी। ये चीज़ था। ऐसा नहीं था कि मैं चीज़ें जो पहले से एक मापदंड बना है, बस मुझे उसमें चलना है, मैं अमेरिका जाऊँगी तभी मैं सफल होऊँगी। ऐसा कभी नहीं था मेरे मन में, कभी नहीं। हिंदी भी जब मैंने पढ़ा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना भाषाई पूर्वाग्रह है इस समाज में। पढ़े लिखे लोग, तुम्हें हिंदी पढ़ना है, जेएनयू क्यों जा रही हो, हिंदी तो घर बैठे भी पढ़ सकती हो। तो इस तरह की बातें। और मुझे लगता था कि यार, अब मैं कैसे डिफेंड करूं। ऐसी बातें, चूँकि मेरी भी पढ़ाई हिंदी से हुई है, तो ऐसी बातें मुझे भी बहुत सुनने को मिली कि अरे! हिंदी तो वो समझते हैं हिंदी पढ़ना मतलब वही हिंदी जो हम बोलते हैं। उनसे आप एक व्याकरण का सवाल कीजिए, वो जवाब नहीं, व्याकरण छोड़िए, आप उनसे क से ज्ञ तक पूछिए, वो नहीं बता पाएँगे। और उनका ये परसेप्शन बन गया है हिंदी को लेके। मुझे बड़ा दुख होता है अधिकतर हिंदी विद्यार्थियों को जब मैं ये कहते हुए सुनती हूँ, मुझे तो हिंदी नहीं पढ़ना था, लेकिन कोई और सब्जेक्ट नहीं मिला तो हम इसमें आ गए। या तो फिर सो कॉल्ड, जो समाज के हिसाब से जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कि आप हिंदी मत पढ़िए, आप हिंदी, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो मुझे भी, ये इंजीनियरिंग हाँ, कीजिए, कुछ प्रोफेशनल हाँ। कोर्स कीजिए, एकेडमिक्स में क्यों जा रहे हैं? और आर्ट्स में भी ये हायरार्की है। हाँ, ये है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बढ़िया विषय, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो आपको तुरंत वहाँ पे जज कर लिया जाएगा। खैर, मुझे तो आदत सी थी, तो मैं ऐसे इग्नोर, मुझे एक ही वर्ड था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे वो चीज़ क्लियर थी।
हाँ, हुँ, जबकि ये बात समझनी चाहिए कि इसका आप स्कोप लेवल देखिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हैं कैलिफ़ोर्निया की, और उसके जिस विभाग में जा रही हैं, आपने बताया कि आप पहली भारतीय महिला हैं। तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि उन्हें इस बात की वैल्यू समझ में आए कि नहीं, मतलब जिस भाषा का की हम यहाँ इज़्ज़त ही नहीं करते, इसे इतनी हल्की भाषा समझते हैं, उसका दरअसल विदेशों में उसकी कितनी पूछ है, उससे जुड़े जो स्टडीज़ है, उसकी कितनी पूछ है? बिल्कुल ये चीज़ है। मैं अपने विषय से संबंधित कुछ आर्टिकल्स देख रही थी, ऐसे ही एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं देखती हूँ क्या विदेशों में भी भक्ति साहित्य पे कुछ लिखा गया है। हुँ, तो हमारे डिपार्टमेंट में एक टाइलर विलियम्स थे, हुँ, जो यहाँ पे यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वो अमेरिकन थे। हुँ, वो हिंदी से यहाँ से एमफिल करके गए हैं, अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हुँ, तो उनकी प्रोफाइल मुझे सबसे पहले मिली, हुँ, और उनका जो एमफिल का काम था वो निर्गुण काव्य की आलोचना पे था कुछ। हुँ, और जब मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, फिर वहाँ से जो था हुँ। ये चीज़ें शुरू हुई। तब मैंने लगभग 100 से अधिक यूनिवर्सिटी छान मारी, और फिर मैंने देखा कि अ, भाषा जो है, अ, अ, चाहे हिंदी हो या कोई भी भाषा, उसमें अपार संभावनाएं हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके सामने पूरा मैदान खुला है, और हर समय में हर टेक्स्ट का नए तरीके से इंटरप्रिटेशन होता आया है और होगा। तो कितना मुश्किल है ये फेलोशिप पाना? मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? क्या कॉम्पिटिशन लेवल होता है? और किस आधार पर वो चुनते हैं, और कितने लोगों को चुनते हैं? जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये पूरे देश से ये एप्लीकेशन जाते हैं, मतलब पूरे दुनिया से, दुनिया हर से देश के विद्यार्थी ये एप्लीकेशन भेजते हैं। तो वो हर देश से मतलब कुल कितने बच्चों को चुनते हैं? और जिनमें चुना भी है, तो उनमें से मतलब भारत से कितने बच्चे गए हैं? मतलब कितने स्टूडेंट्स गए हैं भारत से? तो इस फेलोशिप के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए। बहुत टफ होता है। अभी भी जो ग्रेजुएट हमारा इवेंट हुआ है उसमें 5 लोग थे केवल। हुँ। एक अमेरिका से, चाइना से, नेपाल से, और मैं भारत से थी। मतलब सिर्फ़ इस फेलोशिप के लिए सिर्फ़ 5 लोगों का चयन हुआ? मुझे नहीं पता कि उन चारों को ये फेलोशिप मिली है या नहीं, लेकिन अच्छा, मुझे मिली है, वो भी मतलब श्योर हूँ मैं। चयन सिर्फ़ 5 लोगों का चयन हुआ है। सिर्फ 5 लोगों का हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएट इवेंट अटेंड किया। हुँ, ऑनलाइन अभी हमारा हुआ पूरे विश्व हुँ, से, जो मेरे क्लासमेट थे। हुँ, और वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप हुँ, में आपको देखिए उसमें कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? हुँ, आप इस डिपार्टमेंट में ही क्यों काम करना चाहते हैं? हुँ। और ऐसा क्या है जो आप यहाँ पे कुछ नया कंट्रीब्यूट कर हुँ। पाएँगे? जैसा कि आपने अपने पोस्ट में भी लिखा कि जब आप पिता के साथ, आप भाई-बहन सब फूल लेकर सिग्नल पर बेचने के लिए दौड़ते थे, और अब जब आप दिल्ली में बच्चों को देखती हैं, सड़क पर कुछ ना कुछ सिग्नल पर बेचते हुए, तो आपको बड़ा दुःख होता है, आपको लगता है कि क्या ये कभी पढ़ पाएँगे? तो उन बच्चों के लिए जो कि इस तरह के स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल हो या कास्ट स्ट्रगल हो, इस तरह के स्ट्रगल से आते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन बच्चों के लिए से पहले ये मैसेज देना चाहूँगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, यहाँ से बैठकर, कि आप ऐसे संस्थान बनाइए। जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आई थी, मेरे पीछे एक आदिवासी लड़की थी, जो अपने घर से भागकर आई थी, अपने जेब में मात्र 500 की नोट लेके, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, पढ़ने के लिए। तो उन बच्चों से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि आपके मन से ये बात दूर तक पहुँचे कि आप ऐसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बनाइए, खासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि ये भारतीय समाज में जिस तरीके की चीज़ें हैं कि लड़कों के ऊपर पैसा खर्च करना उन्हें कन्विंसिंग लगता है, लेकिन अगर बात वहीं लड़कियों की हो तो बिल्कुल सोचते हैं, और ख़ासकर हिंदी पट्टी में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ख़ासकर जो वंचित तबके की लड़कियां हैं उनके लिए उम्मीद है जेएनयू। मैं आसपास आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ बता सकती हूँ कि जो घर से भागी हुई लड़कियां हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए, जो घर से हर रोज़ लड़ती हैं, इस दम पे अपने माता पिता का विरोध करती हैं कि अगर वो मुझे घर से भी निकाल देंगे तो मैं जेएनयू में रह के डिग्निटी के साथ पढ़ाई करके एक अच्छे पद पे जा सकती हूँ। और जिसकी लंबी लड़ाई 2019 में फ्री हाइक मूवमेंट के रूप में हम सभी ने लड़ी। हमने वो लड़ाई सड़क के किनारे ऐसे बच्चों के लिए लड़ी जो फूल बेचते हैं मेरे जैसे, जो सिग्नल्स पे खड़े होकर और सामान बेचते हैं, कि उन लड़कों की उम्मीद न टूटे।
जेएनयू का हमारा जो मेन गेट है वो बच्चे उस तरफ ना खड़े होके देखे कि काश हम इसका हिस्सा बन पाते। तो उन बच्चों से ज़्यादा मैं इस व्यवस्था से एक गुजारिश करना चाहूँगी, सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बनाइए। तो ये थी दास्तान मुंबई के झोपड़पट्टी से लेकर कैलिफोर्निया तक के सफ़र का, और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब आगे जाएं, अपने लिए रास्ते बनाएं, सफल हो, और जैसा आपका बचपन रहा, जो आपका संघर्ष रहा, और उस संघर्ष में अब जो बच्चे हैं आप उनके लिए भी रास्ता बनाएं, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी ऑर्डिनरी के शुक्रिया। साथ जुड़ने के लिए। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।